नेक्स्ट है यशवंत सिंह राठौड़। यशवंत जी वीडियो ऑन करें। यशवंत जी का सेकंड मॉक है। आपका डेट क्या है यशवंत जी इंटरव्यू का? सर नमस्कार, मेरे इंटरव्यू डेट 14 दिसंबर है सर। 14 है सर। फाइनल विश्लेषण करना है आज यशवंत जी का। अच्छा अच्छा, तो क्या राजेश सर क्या हुआ उसका, वो ललित सर उसका इंटरव्यू वाला क्या है, चल रहे हैं इंटरव्यू या 10 तारीख को डिसाइड होगा? सर अभी तो अभी न्यूज एक और आ रही है कि वो 3 गुना को लेकर कोई कोर्ट का डिसीजन आना है। और अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर 3 गुना का आदेश भी आता है तो भी इंटरव्यू तो चलते रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे। अच्छा ऐसा है, तो आज से शुरू होगा इंटरव्यू? नहीं 14 से होंगे सर, 14 से शुरू 14 से है अब इंटरव्यू? जी जी सर। अच्छा अच्छा सर वो सैटरडे संडे आ गया तो 2 दिन तो वो ऐसे ऑफ रहते हैं आरपीसी में। 14 से जिनका भी 14 से डेट है उनका कंटिन्यू रहेगा सर। अच्छा, वैसे पहले आज से थी डेट? हाँ 7 से थी सर, आज से शुरू होना था। तो वो 1 हफ्ता मतलब टाल दिया है? जी ओके ओके, ठीक है जी। यशवंत जी मेरी आवाज आ रही है? जी अतुल सर नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है सर मेरे पास। जी जी, यशवंत जी आप अपना परिचय दीजिए। सर मैं बीकानेर जिले से बिलोंग करता हूँ। बीकानेर में रहते हुए मुझे 20 साल हो गए। मैंने 10वीं वहीं से HMF पब्लिक स्कूल से की है। उसके बाद में मैंने 12वीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर से की है। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन बीकानेर से डूंगर कॉलेज से प्राइवेट की है। उसके बाद में मैंने प्राइवेट ही MA की है डूंगर कॉलेज से। और 2007 से मैं वर्तमान तक उपनिवेशन विभाग में पटवारी के पद पे कार्यरत हूँ सर, मोहनगढ़ में जैसलमेर। सब्जेक्ट से MA किया है आपने? सर MA मैंने राजस्थानी भाषा में किया है। अच्छा अच्छा, और अभी पटवारी हैं आप? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अगर हम आपको SDM बना दें जी और वैक्सीन लगाने का जिम्मा सौंप दें जी तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, बताइए मुझे। सर, सर्वप्रथम तो जो मुझे राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से जो भी निर्देश मिलेंगे मैं उनकी पालना करूंगा। उसमें जो प्राथमिकताओं को निर्धारण दिया होगा मैं उन्हीं को फॉलो करूंगा। संभवतः उसमें ये प्राथमिकताएं रहेंगी कि सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो फ्रंट फुट पे जाके काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं या पुलिस विभाग की टीम है या उनके मेडिकल असिस्टेंट हैं, जो भी उनको। नंबर 2 पे मैं प्रयास करूंगा कि जो 60 साल से ज्यादा के वृद्ध व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। उसके बाद में गर्भवती महिलाएं, बच्चों और सबसे बाद में जो युवा वर्ग को है इसका लाभ दिया जाए। अच्छा अच्छा, जो बीमार लोग हैं उनको नहीं देंगे? सर जो कोरोना से पीड़ित हैं और जो गंभीर बीमारियों से परिचित है, बिल्कुल उनको भी प्राथमिकता में लिया जाएगा, क्योंकि सर उनके लिए कोरोना का खतरा ज्यादा है। ऐसे उनको प्राथमिकता में लिया जाएगा सर। एक वैक्सीन बची है आपके पास, एक 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, एक गर्भवती महिला है और एक 5 साल का बच्चा है। जी वैक्सीन एक ही है आपके पास, तीनों में से किसे आप देंगे? सर सर्वप्रथम तो मैं पता करूंगा या ये जानकारी करूंगा कि सबसे ज्यादा आवश्यकता किस व्यक्ति को है। यदि जो व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक का है, वो यदि गंभीर बीमारी से परिचित है, मतलब वो उनसे उनके संपर्क में है या उनको अगर खतरा ज्यादा है, तो पहली प्राथमिकता में वो रहेंगे। यदि ऐसा नहीं है, वो पूर्णतः स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की उनकी गंभीर बीमारी नहीं है, तो ऐसे में मैं प्रयास करूंगा कि जो महिला है उनको, गर्भवती महिला है उनको एक टीका दिया जाए, ताकि जो भविष्य में जो बच्चा पैदा होने वाला हो उसके जीवन को कोई खतरा ना हो। और अंततः फिर मैं, अगर दोनों ही व्यक्ति स्वस्थ है तो फिर बच्चे को टीके देने की जरूरत महसूस होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। राजस्थान सरकार में फिर से कुछ उठापटक की खबरें आ रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? सर इसमें दो तरह की बातें निकल के आ रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय ने ये आरोप लगाए हैं कि हमारे जो बागी विधायक हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के संपर्क में आए हैं। तो दूसरे खेमे की तरफ से ये आरोप भी लगे हैं कि गहलोत सरकार जो है अपने सरकार के साथ तालमेल बिठा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जो वो इस तरह के आरोप लगा के और खुद की कमजोरी को बताना चाह रहे हैं और वो खुद को बचाना चाह रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी, जिसमें बागी विधायकों ने काफी दिनों तक वो बाहर रहे, सरकार भी कुछ दिनों तक जैसलमेर में रही और इस तरह से उनके बीच में खींचातान चली थी। लेकिन
अभी हाल ही में कुछ स्पष्ट किया नहीं जा सकता सर। आजकल पॉलिटिकल पार्टीज में एक नई परंपरा देखी जा रही है कि सीनियर नेताओं को साइड कर दिया जा रहा है और बाहर के कुछ एमबीए या कुछ मैनेजमेंट के लोगों को लाके पार्टी संभालने का जिम्मा सौंपा जा रहा है। जी क्या आपको लग रहा है कि हमारे देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक है? सर, मैं समझता हूँ कि यदि अनुभवी व्यक्ति नहीं होंगे, तो चाहे वो परिवार हो या विभाग हो या राजनीति के कोई दल हो, उनमें अनुभव के बगैर किसी भी दल को चलाया जाना संभव नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है कि युवा वर्ग अगर होंगे, मैनेजमेंट के नए बंदे होंगे, तो वो पार्टी का जो स्तर है, वो पार्टी का जो प्रचार प्रसार है, जो नीतियां हैं, उनको अच्छी ढंग से लागू कर सकते हैं। तो दोनों ही चीजों का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। बिना उसके संभव नहीं होगा कि कोई दल जो है अपने आप को मजबूती प्रदान कर सके। नहीं, अब जो बाहर के विशेषज्ञ हैं, मार्केटिंग के जानकार हैं, उनका तो कोई जनाधार नहीं है। कभी ना उन्होंने चुनाव लड़ा है, ना लोगों के बीच में गए हैं। अपने फैसले वरिष्ठ नेता जो 20-20 साल से जनता के बीच में राजनीति, उनके ऊपर अपने फैसले थोप रहे हैं, तो ये कहाँ ठीक है? ये सर, जो व्यक्ति लंबे समय से राजनीति में है, जिनका जनता से सीधा जुड़ाव है, निसंदेह उनकी छवि, उनका पक्ष जो है वो दल में बहुत अच्छा है, जनता के बीच में भी उनकी छवि बहुत अच्छी रही है, तभी वो बार बार चुन के आते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति की योग्यता, जो अगर मैनेजमेंट की डिग्री है, तो वो राजनीति के लिहाज से वो उसकी योग्यता नहीं मानी जा सकती। मैं समझता हूँ किसी भी दल को यदि टिके रहना है, चुनाव में अच्छा परफॉर्म करना है, तो उन्हें अपने अनुभवी व्यक्तियों को ही मैदान में उतारना चाहिए राजनीतिक दृष्टि से। मैनेजमेंट का फायदा ये लिया जा सकता है कि संगठन स्तर पे जो है, दलीय संगठन के स्तर पे उनको अनुभव दिया जा सकता है एक लंबा, और उनके जो अनुभव है उनका प्रयोग किया जा सकता है राजनीति में दलों की अच्छी सीटें निकालने के लिए या जनाधार बनाने के लिए। ओके, वेरी गुड। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर, पंचायती राज संस्थाएं यद्यपि बहुत अच्छा काम कर रही है, फिर भी किसी भी संस्था या किसी भी कानून में मैं समझता हूँ समय समय पे उसका रिव्यू होना चाहिए। उसमें जो कमियां आती है, उन कमियों को दूर करना चाहिए। यदि मैं पंचायती राज विभाग की बात करूं, तो विभाग में पारदर्शिता का थोड़ा सा अभाव रहता है। यदि पारदर्शिता आएगी तो संभवतः विभाग और अच्छे से काम कर पाएगा। उसके अलावा जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, विभाग की जो सिस्टम बना हुआ है, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कुछ ज्यादा होता है, तो उसको थोड़ा कम किया जाना चाहिए। तीसरा, इसके अलावा ये भी मैं बोल सकता हूँ कि पंचायती राज विभाग जो है, जो कार्यशैली अपना रहा है या जो काम वो कर रहा है, वो ऐसे टिकाऊ काम हो जिनसे जनता के बीच में अच्छा मैसेज जाए। तो ये कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं जिनसे विभाग की छवि में सुधार हो जाए और अच्छा काम दिखा सके विभाग। प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं तय करना आपको लगता है कि उपयुक्त है, ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बहुत आवश्यक है कि कम से कम शैक्षणिक योग्यता उनके लिए जो पहले 8वीं तय की गई थी ग्राम पंचायत स्तर पे, वो होनी भी चाहिए। क्योंकि पंचायत के पास एक अधिकार होता है जिसके तहत वो ग्राम पंचायत में राजस्व के नामांतरण का निर्णय करता है। तो यदि वो सरपंच पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो उस नामांतरण का निर्णय कैसे कर पाएगा? उसको कैसे पता चलेगा कि ये विभागीय कार्रवाई जो पटवारी करके लाया है वो सही है या गलत है? तो इसका आकलन जब तक वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, तब तक वो नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि उनकी साक्षरता या जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एमपी और एमएलएस के लिए योग्यताएं हमने तय नहीं की हैं, और एक छोटे से गांव में ग्रामीण व्यक्तियों के लिए योग्यताएं तय कर देना आपको लगता है ठीक है भारत जैसे देश में? सर, सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है, और उसका स्तर कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। और यदि ये ग्रामीण स्तर पे या एक छोटे स्तर पे अगर सुधार की शुरुआत की जाएगी, तो अंततः ये बड़े स्तर तक पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। यदि ये प्राथमिक तौर पे पंचायतों में लागू किया जाए, और तत्पश्चात इनको यदि विधानसभाओं में, और अंततः यदि इनको संसद में लागू किया जाए, तो संभव है कि निकट भविष्य में जो है भारतीय संसद में भी पढ़े लिखे वैसे भी आ रहे हैं, लेकिन एक मिनिमम निर्धारण उनके लिए भी योग्यता का किया जा सकता है सर। तो ऐसा नहीं लगता कि पहले हमें अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधार के 100% लिटरेसी सुनिश्चित करनी चाहिए, तब फिर ये योग्यताएं तय करनी चाहिए इस तरह की? सर, योग्यताओं के लिए लिटरेसी की बात जहां तक है, एक नेता का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आम जनता में सुधार तब आ पाएगा जब वो नेता स्वयं पढ़ा लिखा होगा, वो जागरूक होगा, वो नियमों के प्रति सचेत होगा, तो उसके क्षेत्र के लोग भी पढ़े लिखे हो सकेंगे, वो प्रयास करेगा। यदि एक नेता ही अनपढ़ होगा, तो वो शिक्षा का प्रसार प्रचार कैसे कर पाएगा सर? इसलिए एक नेता के लिए ये आवश्यक है कि वो खुद पढ़ा लिखा हो। ओके, वेरी गुड। कौटिल्य ने
चाणक्य नीति नाम का किताब लिखी थी, आपको जानकारी होगी। सर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी सर, जहां तक मुझे जानकारी है। और चाणक्य नीति भी लिखी थी, जिसमें बहुत सारे नैतिक उपदेश दिए थे उन्होंने। जी सर, नैतिक उपदेश पढ़े हैं, लेकिन मुझे चाणक्य नीति के विषय में माफी चाहता हूँ, जानकारी कोई नहीं है। बात नहीं, कुछ नैतिक उपदेश बताएंगे आप जो आज के समय में प्रशासन के लिए उपयोगी हो। सर एक मुझे ध्यान में आ रहा है कि कौटिल्य का कहा हुआ है संभवतः, उसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को इतना अधिक भी सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में से सीधे वृक्ष ही प्राय कर काटे जाते हैं। ऐसा मुझे उनके बारे में आता है कि बहुत ज्यादा सरल भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, उसमें एक चतुराई होनी चाहिए, ताकि वो दूसरों के साथ में अच्छा तालमेल बिठा सके और एक खुद को बचा के रख सके। ओके, वेरी गुड। कौटिल्य ने भ्रष्टाचार को रोकने का भी एक उपाय बताया था। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है उसके मुंह पे कालिक पोत दें, गले में जूतों की माला पहना दें, गधे पे बिठाएं और पूरे नगर का भ्रमण करवाएं। क्या आपको लगता है कि आज ये उपाय प्रभावी हो सकता है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? सर मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह का कुछ किया जाना चाहिए जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का पहुंचे। और यदि उसकी सामाजिक, किसी भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को अगर धक्का लगेगा, तो समाज में जो अभी एक अवधारणा बनी हुई है, आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति के नैतिक आचरण पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि उसके आर्थिक पक्ष को ही देखा जाता है। तो इस तरह का अगर कोई प्रयोग किया जाएगा तो संभवतः लोगों के बीच में भ्रष्टाचारियों के प्रति एक नकारात्मक भाव बनेंगे, और लोग जो धीरे धीरे खुद भ्रष्टाचार से अपने आप को अलग करने लग जाएंगे, और इस तरह के आचरण करने वालों के खिलाफ भी वो जो है उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। तो ये जरूरी है सर, ऐसा होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए। जी सहमत हैं आप इस बात से? सर ये निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का आचरण किस तरह का है, उसने देश को कितनी बड़ी हानि पहुंचाई है। यदि वास्तव में उसकी हानि मृत्युदंड के लिए अगर उपयुक्त है, अगर माना जाए कि उसके द्वारा देश को जो क्षति पहुंचाई गई है और उसका दंड अगर मृत्युदंड हो सकता है, तो दी जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है सर। एक लोकतांत्रिक देश में फांसी देना कहां तक ठीक है? सर फांसी देना वैसे तो मानवीय अधिकारों के खिलाफ है कि किसी व्यक्ति को फांसी नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में अगर आप किसी तरह का अंकुश नहीं रखेंगे तो लोग उच्छृंखल हो जाएंगे, और देश को जो है उसके संप्रभुता को उसको क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए देश की संप्रभुता की बनाए रखने के लिए यदि फांसी दी जानी चाहिए, और वर्तमान में ऐसा किया भी जा रहा है, तो कुछ अनुचित भी नहीं है सर। तो झूठे आरोप भी खूब लगाए जाते हैं हमारे देश में। तो जी सर। तो आशा सर ऐसे कि सही व्यक्ति को भी झूठे आरोप लगा के फंसा दिया जाए और फांसी हो जाए तब? सर इसके लिए बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इस चीज का निर्णय करती है कि वास्तव में जो व्यक्ति ने अपराध घटित किया है वो सही था कि नहीं था, उसमें कितने पक्ष, उसके पक्ष विपक्ष देखे जाते हैं, उसका पूरा आकलन किया जाता है। उसके बाद में न्यायालय एक प्रक्रिया के माध्यम से ही उसको फांसी देता है, और अंततः उसको फिर भी उस व्यक्ति को जो अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के समक्ष जाके और इसके लिए क्षमा याचना कर सकता है। फिर भी अगर सब तरह से देखा जाए और उसको अगर फांसी के उपयुक्त समझा जाता है, तो ही उसको फांसी दी जाती है। ओके, वेरी गुड। राजेश सर। जी थैंक यू सर। जी जी, यशवंत सिंह जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। इतिहास आपके विषय रहा है ग्रेजुएशन में। जी सर। आप मुझे ये बताइए, भारत का इतिहास जो है निष्पक्ष रूप से लिखा गया है क्या? तटस्थता रही है क्या इतिहास लिखने? सर जहाँ तक मैं समझता हूँ इतिहास हमेशा विजेता का होता है, इसलिए जो भी विजेता बना है उसने इतिहास को अपने हिसाब से लिखाया होगा संभवतः। अगर भारत के इतिहास के संदर्भ में बात करूँ तो जब भी इतिहास लिखा गया है, जब मुगलों के शासन में लिखा गया तो अकबर को महान बता दिया गया, जब अंग्रेजों के समय लिखा गया तो अंग्रेजों की नीतियों को अच्छा बताया गया। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि जो हमेशा विजेता रहा है उसने इतिहास को अपने हिसाब से लिखाया है। अच्छा, मैक्स मूलर कौन थे? सॉरी सर, मुझे माफी चाहता हूँ, अभी जानकारी नहीं है। अच्छा, नाम तो काफी सुना है लेकिन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए बताइए, पृथ्वी नाम कैसे पड़ा?
पृथ्वी के विषय में सर एक पुरानी कहानी मैंने सुनी हुई है, किंवदंती जो सुनी हुई है वो ये है कि एक प्राचीन भारत में एक राजा हुआ करते थे, पृथु, जिन्होंने सबसे पहले धरती से किसी एक बीज को खोजा और उस बीज से उन्होंने उसको बहुगुणित करते 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 और जो है अन्न उत्पादन शुरू किया। ऐसे में उनके नाम से ही पृथ्वी, जो धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। अच्छा, एक और चीज पढ़ने में आती है इतिहास में कि जो कृषि है या भूमि जोतने की जो शिक्षा है वो किन्हीं देवताओं ने दी थी। सर ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो है कृषि की शुरुआत और बरसात और जो अग्नि, इन सबको देवताओं के रूप में देखा गया उसमें, और उसके द्वारा ही, उनके द्वारा ही जो है उस समय प्रकृति की उस समय पूजा की जाती थी और उनके द्वारा ही खेती की, उनके दिशा के निर्देश के अनुसार जो है खेती की जाती थी। ऐसा कुछ उसमें ऋग्वेद में लिखा हुआ है सर। अच्छा, ये अश्विनी कुमार कौन थे? अश्विनी कुमार सर माफी चाहता हूँ, मुझे ध्यान नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं। आपने देवताओं का जिक्र किया तो ये बताइए, ऋग्वेद में उन्हीं देवताओं का या देवियों को उल्लेख मिलता है जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं या खगोलीय जो पिंड होते हैं, उन्हीं को देवी देवता माना गया। फिर जी सर, उसमें बाकी देवी देवता कहाँ से ये आए? सर ऋग्वेद में क्योंकि पहली बार मानव ने जो है अग्नि को आविष्कार हुआ, उसके बाद में उन्होंने अग्नि को देवता के रूप में स्वीकार कर लिया क्योंकि वो उनके लिए बहुत उपयोगी थी। जब उन्हें बरसात की जरूरत हुई और बरसात हुई तो उन्होंने इंद्र देवता को जो है बरसात के देवता के रूप में उन्होंने मान लिया। उन्हें जो भी जीवनदायी तत्व जो उनको प्रकृति से मिले, उन्होंने उसको जो है देवता के रूप में माना और उन्हीं को जो है ऋग्वेद में उन्हीं का सभी का उल्लेख किया गया है। मैं अगर बात करूं महाभारत काल की और रामायण काल की, तो जनश्रुतियों से जो लोकनायक रहे थे उन सभी को आगे चल के और आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित करते हुए और देवता के रूप में उन्हें आगे स्थापित कर दिया, ताकि जो है लोग उनके आचरण का जो है उनको फॉलो करें और नैतिक बने रहें। अच्छा, पंचभूतों के अलावा आप जो मानते हैं देवी देवता, वो सारे उच्च गुणों से आदर्शों से युक्त जो व्यक्तित्व थे उनको देवी देवता माना गया, आप ये कहना चाहते हैं? अच्छा, तो ये जो बहुदेववाद को चुनौती दी गई जैन धर्म और बौद्ध धर्म द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? सर एक मिनट सर, मैं कॉल आ गया बीच में, डिस्कनेक्ट। यशवंत जी सुन पा रहे हैं? यशवंत जी? हाँ हाँ, ऐड हो रहे हैं सर। माफी चाहता हूँ सर, तकनीकी असुविधा की वजह से ऐसा हो गया सर। बिल्कुल कोई बात नहीं, आप कुछ बता रहे थे। सर मैं भूल गया, शायद लोक देवताओं के विषय में बात चल रही थी। बहुदेववाद। जी सर। सर जो ईसा के आसपास का जो समय था, ऋग्वेद के बाद में कर्मकांड का बहुत अधिक प्रभाव बढ़ चुका था। आम लोगों को जो है, क्योंकि संस्कृत जैसी भाषा का ज्ञान नहीं था, ऐसे में आम लोग जो थे वो कट रहे थे, धर्म से अलग हो रहे थे, विलग हो रहे थे। ऐसे समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उन्होंने जो है भारतीय हिंदू धर्म की जो कमियां थी उनको उजागर किया और उन्होंने बहुदेववाद की प्रथा को भी उन्होंने गलत बताया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म यदि एक है तो फिर अलग अलग देवताओं का अस्तित्व फिर कैसे संभव है, और इसी आधार पे उन्होंने जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उस समय स्थापना हुई सर। अच्छा, ये बताइए,
जैसे आत्मा के बारे में बात होती है, हमारे दर्शन शास्त्र में ले लीजिए या जो वेद हैं उपनिषद हैं उनमें बात होती है आत्मा के बारे में, तो क्या एक चींटी और एक हाथी की आत्मा एक जैसी होती है? हालांकि सर दर्शन के विषय में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाता हूँ दर्शन जैसे विषय, गंभीर विषय को जितना मैं समझ पाया हूँ उसके हिसाब से चाहे जीव कोई भी हो, आत्मा जो कि परमात्मा का स्वरूप होती है, उसका अंश होती है, इसलिए वो प्रत्येक रूप में एक ही जैसी होती है, तो वो अलग नहीं हो सकती सर। वो सबकी एक जैसी हो सकती है, एक जैसी होती। अच्छा, ये बताइए, भारत के इतिहास में आपने इन्हीं अनीश्वरवादी या नास्तिक जो दर्शन है उनके बारे में पढ़ा है कभी इतिहास में? यशवंत जी? यशवंत जी सुन पा रहे हैं? डिस्कनेक्ट है सर, शायद कनेक्ट हो रहे हैं। जी जी सर। हाँ, बात करें सर, शुरू करें सर। यशवंत जी, यशवंत जी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है मुझे। ठीक है जी मैं पूछ रहा था, अनीश्वरवादी या नास्तिक दर्शन हुए हैं भारत में, कुछ नाम बता सकते हैं जैन और बौद्ध धर्म के अलावा? सर चार्वाक दर्शन जो है वो नास्तिक दर्शन है सर। इसके अलावा? इसके अलावा मुझे नास्तिक दर्शन तो ध्यान में नहीं आ रहा सर, माफी चाहता हूँ। अच्छा, हमारे पीएम जो हैं उन्होंने एक बार चार्वाक दर्शन के बारे में कुछ टिप्पणी की थी, बता सकते हैं वो क्या टिप्पणी थी? सर माफी चाहता हूँ, मुझे ध्यान में नहीं आ रही। अच्छा, चार्वाक दर्शन क्या कहता है ये बताइए आप। चार्वाक दर्शन में जीवन को अच्छे से जीने के विषय में कहा गया है। उसमें उन्होंने कहा कि यदि ऋण लेके भी अगर घी पीना पड़े तो पीजिए, लेकिन जीवन को अच्छे तरीके से जिए, ऐसा उसमें लिखा गया है सर। हाँ, मैं वही आपके विचार जानना चाहता हूँ इस पर, क्या सही लिखा उन्होंने? आप फॉलो करेंगे उनकी थिंकिंग को? सर वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं तो ऐसी व्यवस्थाएं बन रखी है कि बैंकें आपको बेथा जो है वो ऋण प्रदान करती है और आपको जीवन को सुखमय बनाने के सारे संसाधन उपलब्ध हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि संसाधन आपके समकक्ष व्यक्ति या आपके जो आपके आसपास के अगर सभी व्यक्ति उस माहौल में नहीं है जैसे में आप जी रहे हैं, तो वो आपके लिए नैतिक आचरण उसका उचित नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण कहाँ के शासकों ने किया था? सर जहां तक मेरे ख्याल में मुझे जानकारी आ रही है, कनिष्क और प्रथम जो विदेशी आक्रमणकारी रहे हैं, कुषाण और शक और वो उस समय के बाहर के आक्रमण, हुणों ने भी उस समय आक्रमण किए थे सर। तो सिकंदर ने कब किया था आक्रमण? सर सिकंदर का आक्रमण चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है सर। उसको प्रथम आक्रमण मान सकते हैं क्या? हाँ सर, यदि कालक्रम में देखा जाए तो हुणों से भी और कुषाणों से पहले सिकंदर का आक्रमण है, लेकिन वो चूंकि भारत पे उन्होंने आधिपत्य नहीं किया था, वो सिंधु नदी के उस साइड से ही वापस लौट गए थे, इसलिए उनका आक्रमण जो है भारत पे युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए उनके आक्रमण को नहीं माना जा सकता सर। हेरोडोटस का नाम सुना आपने? सर नाम तो सुना है, लेकिन माफी चाहता हूँ, मुझे अभी उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है सर। अच्छा, लेकिन हेरोडोटस ने तो बताया कि दारा प्रथम ने सफल आक्रमण किया था। दारा जी सर। प्रथम कौन थे? दारा का नाम सुना? दारा शासक, ईरानी शासक। सर नाम तो सुना है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, अभी मैंने पढ़ा नहीं है उसके बारे में। चलिए, मौर्यकालीन कर व्यवस्था के बारे में बता पाएंगे आप? मौर्य काल में सर कर को जो है भाग नाम से जानते थे। भाग शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता था, और उसका जो है उत्पादन का जहां तक जानकारी है, शायद तीसरा हिस्सा उसका संग्रह किया जाता था। संग्रह करने वाले व्यक्ति को संग्रह या संग्रहण कहा जाता था, जो उसको इकट्ठा करता था। यही जानकारी सर है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।
जी धन्यवाद ललित। सर। जी यशवंत जी जी सर नमस्कार। नमस्कार। अच्छा ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के बारे में आपने सुना है? जी सर, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत 1857 की क्रांति में जोधपुर क्षेत्र से थे, जिन्होंने अंग्रेजों के जो है अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने क्रांति में भाग लिया और उनसे युद्ध लड़े। युद्ध कौन से थे बता पाएंगे? सर युद्ध के नाम तो अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहे, माफी चाहता हूँ सर। ओके ओके ओके। अच्छा ये अभी हाल ही में एक रीजनल क्षेत्रीय स्तरीय डाक अदालत की स्थापना की गई है राजस्थान में। डाक अदालत के विषय में? हाँ अभी हाल ही में हुई है स्थापना। सर मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अभी इसके बारे में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं सर। वेल्लोर दुर्ग के बारे में पढ़ा है आपने? वेल्लोर दुर्ग। सर वेल्लोर दुर्ग तो जहाँ तक मुझे जानकारी है मैसूर से संबंधित है, लेकिन राजस्थान के भैंसारोडगढ़ में स्थित किले को वेल्लोर का दुर्ग कहते हैं। राइट, बताएं इसके बारे में। वेल्लोर दुर्ग भैंसारोडगढ़ में जो है वहीं पे स्थित है। इसके विषय में सर ज्यादा माफी चाहता हूँ, मैं अभी जानकारी नहीं जुटा कोई पाया। नदी वगैरह कुछ बता पाएंगे? संभवतः सर माही नदी के किनारे स्थित है। ठीक है छोड़ दीजिए। अच्छा ये बताएं कि प्रदूषण नहीं फैलाने वाले उद्योगों को एक अभ्यारण्य में इको सेंसिटिव जोन में अनुमति दी गई हाल ही में, अभी 4-5 दिन पहले की खबर है ये। जी सर। बता पाएंगे? सर जी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मुकंदरा दरा राइट, जो अभ्यारण्य है उसमें बिल्कुल वेरी गुड। 10 किलोमीटर का जो इको सेंसिटिव जोन पहले था उसको घटा करके अभी 1 किलोमीटर का कर दिया गया है। वेरी वेरी गुड। हाँ उसमें सर वहाँ पे जो है पर्यटन से संबंधित गतिविधियां और प्रदूषण नहीं फैलाने वाली इंडस्ट्रीज को वहाँ पे स्थापित किया जा सकता है। राइट राइट। अच्छा ये बताएं कि ये कितने जिलों में फैला है मुकुंदरा अभ्यारण्य? कोटा 12 में है सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है। ओके। अच्छा इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला है? कोटा 12 जो दर्रा अभ्यारण्य है उसको शायद 2012 में राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा मिला था सर। गुड। कितने राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में? संभवतः सर 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से सरिस्का है भरतपुर में, केवलादेव और दर्रा है। ओके। अच्छा ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने का क्या मतलब है? सर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा देने से एक तो वहाँ के जो क्षेत्र स्थित है उसमें विकास के कार्यों में केंद्र का सहयोग मिल जाता है। उसके अलावा जो उसकी निगरानी तंत्र जो है उसको मजबूत कर दिया जाता है। और ऐसी गतिविधियां जो सामान्यतः जो वन्य क्षेत्रों में होती है उनको, जिससे वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचता है, उन पे रोक लग जाती है। क्या जो सामान्य अभ्यारण्य है इनमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है? सर उनको जहां तक मुझे जानकारी है उनको रेगुलेट करने के लिए जो केंद्रीय कानून है उनसे रेगुलेट किया जाता है। बाकी हस्तक्षेप के विषय में मुझे उनकी जानकारी नहीं है सर। ओके ओके ओके। अच्छा ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अधिनियम है जिसके तहत इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। जी सर माफी चाहता हूँ, मुझे ध्यान में नहीं है अभी। ओके ओके ओके। शारदा एक्ट के बारे में बता पाएंगे? सर शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह पे अंकुश लगाने के लिए 1929 में एक लेके आए थे। जो चांद जो शारदा जो थे इसको एक्ट को जो लाने में जिनकी बड़ी भूमिका रही थी वो अजमेर से बिलोंग करते थे। नाम तो मैं माफी चाहता हूँ अभी ध्यान में नहीं आ रहा। इसके तहत बालिकाओं और बालकों की जो विवाह की आयु थी उसको निश्चित किया गया था। ओके। बीकानेर के हो आप? जी सर। और पोस्टिंग कहाँ है? सर मैं जैसलमेर में मोहनगढ़ में कार्यरत हूँ। अच्छा तो ये मोहनगढ़ तक आईजीएनपी पहुंच गई है? जी सर। और आगे कहाँ तक है? सर मोहनगढ़ से आईजीएनपी का जो अंतिम छोर, वैसे तो मोहनगढ़ ही माना जाता है आईजीएनपी मुख्य नहर का, लेकिन हाल ही में इसकी ब्रांच को गड्ढा रोड तक लेके गए, जिसका नाम रामदेव शाखा नाम रखा जाना प्रस्तावित है। ओके। गड्ढा रोड कौन सा जिला है? सर गड्ढा रोड बाड़मेर जिले में स्थित है और पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ उपखंड है गड्ढा रोड। उपखंड है ये?
जी सर, अभी हाल ही में इसको उपखंड का दर्जा दिया है। तो फिर तो बॉर्डर पे अंतिम उपखंड होगा ये। जी बिल्कुल, बाड़मेर का ये उस साइड का अंतिम उपखंड ये गडरा रोड ही है सर। ओके ओके, गुड। अच्छा, ये आपके बीकानेर में प्राइवेट सेक्टर का प्रथम लिग्नाइट विद्युत संयंत्र शुरू हुआ है, लिग्नाइट विद्युत संयंत्र। सर गुड़ा में जहाँ तक मुझे जानकारी है, गुड़ा में है ये, नेवली लिग्नाइट का है सर। अच्छा, नेवली तो गवर्नमेंट के साथ है, इसके अलावा ओनली प्योरली प्राइवेट। सर माफी चाहता हूँ, मुझे तो ध्यान नहीं है इसके विषय में भी। अच्छा अच्छा, एक लालगढ़ है आपके यहाँ। जी लालगढ़। लालगढ़ के बारे में बताइए। सर लालगढ़ का निर्माण जो है महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने पिताजी लाल सिंह जी के लिए बनाया, उनके उनके नाम पे इसका निर्माण किया गया, जो कालांतर में बीकानेर राज परिवार का शाही महल हो गया, जिसके 3 खंड कर दिए गए थे, जिसमें एक खंड में अभी होटल लालगढ़ पैलेस चलता है, दूसरे में होटल लक्ष्मी निवास पैलेस चलता है, और तीसरा जो है उसमें अभी राज परिवार खुद रह रहा है। मेरा अंतिम प्रश्न है कि अभी जोजोबा प्लांटेशन का एक प्रयास चल रहा है बीकानेर, जोजोबा प्लांटेशन, ये कहाँ है? सर ये निजी क्षेत्र का जोजोबा का प्लांट है, जो भारत का सबसे बड़ा जोजोबा प्लांट लगा है, जिसका नाम डेजर्ट स्प्लेंडर आई थिंक है जिसका नाम, जिसके तहत जोजोबा के जो ऑयल से कॉस्मेटिक आइटम बनाने का उनका प्रोजेक्ट है, और वो कॉस्मेटिक आइटम बना रहे हैं। कहाँ पर है, सिटी में है? नहीं सर, सिटी में नहीं है, गांव में है, गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है सर। ओके ओके, ठीक है जी। अतुल सर। जी यशवंत जी, बहुत बढ़िया, खूब अच्छा है, एकदम बढ़िया से जाके इंटरव्यू दीजिए। जी सर, थैंक यू। सब कुछ अच्छा है, सिलेक्शन होना चाहिए आपका। जी थैंक यू सर। जी बढ़िया, बस जो भी समय है न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते रहिए। जी सर। बाकी ओवरऑल अच्छा है, बढ़िया। जी थैंक यू। जी राजेश सर। जी यशवंत जी। जी सर, नमस्कार राजेश सर। अच्छे उत्तर हैं आपके, व्यक्तित्व भी अच्छा है, कुछ इतिहास से जुड़ी हुई जानकारियां थी। ठीक थी, काफी उत्तर तो आपके ठीक थे, अवधारणात्मक आपने उत्तर संतुलित दिए हैं। आप पटवारी रहे हैं, और पटवारी जो कर व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें आप, और करंट अफेयर्स सर बता ही चुके हैं आपको। व्यक्तित्व में विनम्रता है आपके, और आत्मविश्वास भी है, जानकारियां अच्छी है आपको, ठीक है। तो इसमें जितना और सुधार कर सकें आप इंटरव्यू तक, सुधार तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जी सर। शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद सर। मैंने मध्यकालीन तो किया था पूरा, लेकिन ये वैदिक काल नहीं कर पाया था, तो उत्तर देने में थोड़ा सा मुझे झिझक थी। चीजें तो सारी पढ़ी थी, लेकिन मैं उनको याद नहीं कर पा रहा था, जवाब देने में सक्षम नहीं था थोड़ा सा। नहीं, प्राचीन का नहीं कर पाए, मध्यकालीन कर लीजिए। मध्यकालीन में भी आप टोडरमल, शेरशाह, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लीजिए। और आधुनिक भारत में अंग्रेजों की जो कर व्यवस्था है, जी वो की सर, भू राजस्व व्यवस्था है, उसके बारे में प्रश्न हो सकते हैं आपसे। जी सर, जो आपने मुझे पिछली बार निर्देशित किया था, लगभग मैंने सारा सेक्टर तैयार कर लिया। तो थोड़ा मैंने अटके पूछा आज उससे, जी तभी मैं जी मैं करना सर। ओके, थैंक यू। जी थैंक यू सर। जी सर। जी यशवंत जी, आप देते समय कई बार राइट उत्तर होता है, पर उसके आगे आप संभवतः लगा लेते हैं। सर मैं क्योंकि उसके बारे में श्योर नहीं होता हूँ, तो मैं सोचता हूँ शायद अगर संभवतः थोड़ा लगा दूं। कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, और ये आत्मविश्वास से अगर आपको लगता है तो उत्तर सही हो, तो जैसे आपके 2 उत्तर राइट थे, आपने संभवतः लगा के उसमें संदेह का बीजारोपण किया उसमें, तो कोशिश करें कि अगर राइट हो तो फिर बिना संभवतः ही आंसर दीजिए। और बाकी राजस्थान करंट में थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, राजस्थान जी के थोड़ा और अच्छा तैयार करिए, और थोड़ी आपकी कविता हॉबी है उसको बढ़िया तैयार कर लीजिए। एक आध तैयार भी रखिए, क्योंकि पिछली बार आपने कविता एक सुनाई थी। जी सर। तो इस बार कविता हमने पूछी नहीं आपसे, तो एक बढ़िया कविता कोई भी एक आप तैयार करके रखें हम। जी सर। अच्छा है आपका, बढ़िया है। मैं पूछना चाह रहा था कि कविता में मैं किन मुद्दों को शामिल करूं जिन पे मैं बोल सकूं। जी अतुल सर। सॉरी यशवंत जी, एक बार फिर से पूछिए, क्या पूछा आपने? सर मैं पूछना चाह रहा हूं कि जैसे मैं हॉबी में मैंने कविता लेखन दिखाया है,
तो मैं महिलाओं को मैंने जैसे शामिल कर रखा है, या जो पिछड़ा वर्ग है या जो ऐसा वर्ग जो समाज से दूर है थोड़ा सा, उनको मैंने केंद्र बिंदु में रखा है। फिर भी इनके अलावा मैं और क्या कुछ अलग से कविताएं में जो मेरे पास है उनमें से छांट के रखूं, जिनको क्या रखूं मैं? नहीं, अब एक्चुअली कविता लेखन में आप जो कविताएं लिखते हैं ठीक है, लेकिन ये काफी बड़ा फ्रंट खुल रहा है यहाँ की आपको हिंदी लिटरेचर में जो कविता वाला सेक्शन है, प्रमुख कवि कवित्री उनकी कविताएं, कितने तरह की कविताएं, तो थोड़ा सा ये एक बड़ा फ्रंट खुलता है आपके लिए वहाँ। जी। तो कई बार आपने क्या लिखा से ज्यादा प्रश्न इस तरफ हो जाते हैं कि दूसरों ने क्या लिखा, उनमें से किसको आप पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं। तो जो हिंदी लिटरेचर में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना चले जाए वो। जी, तो मैं या तो तैयार। आप जी अगर उतना तैयार कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसको थोड़ा थोड़ा और स्पेसिफिक कर दीजिए कि राजस्थानी साहित्य जैसे आपने पढ़ा है तो उसकी कविता या कुछ ऐसा थोड़ा स्पेसिफिक कर दें तो एरिया थोड़ा सीमित हो जाए। ठीक और या है अगर उतना ब्रॉड आपने तैयार कर लिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है। सर, क्योंकि हिंदी तो बहुत बड़ा विषय है और सब जी चीजें इसीलिए याद मैं रह कह पाना रहा संभव हूँ। नहीं है। जी तो आपका सुझाव मुझे अच्छा लगा सर, कि मैं राजस्थानी विषय को ही अगर रखूंगा तो मेरे लिए ठीक रहेगा। जी जी जी, क्योंकि वो एक बड़ा फ्रंट खुल जाएगा फिर आपके लिए वहाँ वो। जी सर। जी जी, धन्यवाद जी सर। सर, नेक्स्ट